Hello everyone and welcome to my channel Study Web with Alka. I am Alka और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग अब फर्स्ट चैप्टर में देखे हैं, हम लोग मोशन के बारे में पढ़े हैं और फोर्स के बारे में तो हम पढ़े ही थे क्लास 8 में, याद हो तो। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली क्या होता है? ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज को चेंज कर सकता है, वेलोसिटी को चेंज कर सकता है या फिर डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और सपोज अगर हम लोग एप्पल को लेंगे, ठीक है, और अगर हम लोग उस पे फोर्स डालेंगे और एक नाइफ लेके उसको टू हाफ में कट कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग उसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा? उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना है तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कार। अगर एक कार चल रहा है, ठीक है, और वो कार अगर सामने एक गली आ गया तो फिर वो ऑब्वियसली अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ना। तो वो फोर्स लगाएगा वो फोर्स लगाएगा कार के स्टेयरिंग पे, तभी वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही और उसी तरीके से वो अपनी वेलोसिटी भी चेंज करेगा, ठीक है। एंड बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोर्स इज अ पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, ठीक है, अगर पुश या पुल हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्स, ठीक है। सपोज अब एक डोर है, ठीक है, अगर हम लोग उसको ऐसे पुश कर रहे हैं तो फिर मतलब वहां पे लिखा हुआ होता है ना डोर्स वगैरह पे, पुश करिए, पुश लिखा हुआ रहता है। मीन्स अगर हम लोग उस पर पुश कर रहे हैं मतलब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम उसे पुल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक ड्रॉर को लेते हैं, अगर हमको ड्रॉर को खोलना होता है तो हम उसको क्या करते हैं? पुल करते हैं। तो यही नेक्स्ट है, जो फोर्स है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। मीन्स उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं? एफ, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? याद है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन भी होता है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब स्केलर क्वांटिटी में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में उसमें डायरेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन का क्या बात हुआ? अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमको फोर्स को क्या करना पड़ेगा? हमको जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली हमको एक डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम लोग इस साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट इस साइड खिसकेगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो वैसे ही फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली हम लोग फोर्स को बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है हमारा फोर्स, ठीक है। क्या है? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन मतलब याद है हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। एक्सेलरेशन मतलब होता है किसी भी वेलोसिटी का जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे जो चेंज आता है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो ये है अपना एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर एफ जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, तो उसी तरीके से ए क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? फॉर ऑब्वियसली ए होगा फोर्स, फोर्स बाय मास, ठीक है। और उसी तरीके से एम क्या होगा? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। याद रखना, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ से डिराइवेशन होगा। फोर्स मास और एक्सेलरेशन का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। मास का क्या होता है? एसआई यूनिट केजी होता है, ठीक है। मास का एसआई यूनिट होता है केजी। और अपना एक्सेलरेशन का क्या होता है? इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का। तो इसीलिए अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा? केजी मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ठीक है, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो, इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है डायन। ठीक है। और ये वो वाली चुड़ैल वाली डायन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका सीजीएस यूनिट को हम बोलते हैं डायन, डायन। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं DYN से। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट, फोर्स क्या है? मास इनटू v माइनस यू बाई टी मीन्स एक्सेलरेशन। तो ये भी एक फॉर्मूला हमको मिल जाता है। ये सब फॉर्मूलाज याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट, एक मिनट। हाँ, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। उससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो नहीं, लाइक ऐसे डिराइवेशन है। ठीक है, एक न्यूटन, एक न्यूटन जो होता है ना उसका वैल्यू होता है 10⁵ मतलब वन में पांच ठो जीरो। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच। ओके, तो ये होता है एक न्यूटन का वैल्यू होता है इतना डाइन। तो फिर एक डाइन का वैल्यू कितना होगा? वन, 10⁻⁻5 न्यूटन फॉर ऑब्वियस। और एक न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg/s², जैसे कि इससे पहले हम लोग देखे। तो वैसे ही 1000 ग्राम इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। फोर्स की एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक बॉल को जब हम फेंकते हैं, वो थ्रोइंग अ बॉल। ठीक है, एक बॉल को फेंकते हैं तो उसमें भी हमको फोर्स लगता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग एक टेबल को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो फिर उसमें भी हमको फोर्स लगता है। अगर हम लोग एक डोर को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो भी हमको फोर्स लगता है। चलने में भी फोर्स लगता है। और अगर हम एक स्कूल बैग को कैरी करके स्कूल जाते हैं तो उसमें भी हमको फोर्स लगता है। नेक्स्ट, फोर्स जो है ना वो दो टाइप्स का है। क्या है वो दो टाइप? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यूजुअली आता है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स ना एक ऐसा फोर्स है जो कि जिसका नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब क्या होता है? नेट फोर्स मतलब होता है टोटल फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स मतलब होता है टोटल। तो ये इट इज अ फोर्स इन विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 न्यूटन। ठीक है, अगर फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक बॉक्स है। यहाँ पे इस साइड से आ रहा है 10 न्यूटन और इस साइड से आ रहा है 10 न्यूटन। मतलब दोनों साइड से 10 ही न्यूटन आ रहा है, तो फिर दोनों साइड से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा है। तो ये बॉक्स हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा ना। तो फिर ये बैलेंस रहेगा, ये इधर के इधर ही रहेगा। ये इधर नहीं जाएगा या फिर इधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस रहेगा, तो इसीलिए ये हो गया बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे अभी अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स वही होगा जिसमें कहीं पर डायरेक्शन जाएगा और वहां का नेट फोर्स 0 नहीं होगा। और यहाँ पे एक और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि when the forces are applied in the same direction they are added। ठीक है, अगर एक बॉक्स है सपोज और वहां पे सेम डायरेक्शन में बार बार फोर्स दिए जा रहे हैं, तो फिर हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन अगर एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो फिर हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, और वही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट है डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है भाई? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, जिधर भी देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 1 न्यूटन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक डिफाइंड एज 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg का ऑब्जेक्ट जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेट करता है, तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं 1 न्यूटन। तो इससे हमको क्या पता चला? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये हम लोग पहले देख चुके हैं ये सभी चीजें। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन ने ना 3 लॉ ऑफ मोशन हमको दिए। ठीक है,
तो वो क्या क्या थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे एग्जाम में पढ़ कर जाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इनर्शिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो इनर्शिया क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है कि अगर वो अपना जो स्टेट ऑफ, मतलब वो रेजिस्ट करेगा कोई चेंज, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन या फिर डायरेक्ट, मतलब चलो एक एग्जांपल देके देखते हैं। अगर हम लोग एक ग्लास लेंगे, ठीक है, एक ग्लास लेंगे और उस पे एक पेपर लगाएंगे, पेपर का शीट, और उसके ऊपर हम एक कॉइन रखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग उस पेपर को ऐसे स्लाइड करके खींचेंगे बहुत स्पीड के साथ, तो वो जो कॉइन है वो डायरेक्ट ग्लास के अंदर गिरेगा, ना कि पेपर के साथ बाहर आएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो इनर्शिया इनर्शिया इससे हमको पता चलता है, इनर्शिया क्या है, ये एक टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट का कि वो एक चेंज को रेजिस्ट कर सकता है। अगर वो रेस्ट के, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो फिर वो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और वो डायरेक्शन में चल रहा है वो तो वो डायरेक्शन में ही चलना चाहेगा। वो अपना चेंज को अपना जो स्टेट है ना उसको चेंज नहीं करना चाहेगा, मतलब वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो अपने आप को चेंज नहीं होने देना चाहेगा। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन वैसे ही, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर वो डायरेक्शन, अगर वो कहीं पे मूव कर रहा है ना तो फिर वो मूव ही करना चाहेगा, वो वहीं पे नहीं रहना चाहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैं अभी अभी आपको दी, उसके बाद हम एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम लोग एक कारपेट को लेंगे, ठीक है, कारपेट को अगर हम झाड़ेंगे या फिर बीट करेंगे, अगर हम लोग उस पे मारेंगे, तो फिर जो उसका, हम लोग तो कारपेट को मारे लेकिन उसके अंदर जो डस्ट होता है ना, कारपेट अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं लूज करना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, देखो अच्छे से सुनो। अगर एक कारपेट है, अगर हम उस पे मार रहे हैं, तो फिर उसके अंदर के जो डस्ट है, वो लोग चाहेंगे कि वो लोग अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे, लेकिन एज वो बीट कर रहा है तो उनको ऑब्वियसली वो निकलेंगे बाहर, तो फिर वो यहीं पे इनर्शिया यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, when we are in a stationary bus and suddenly it starts, our body will jump to backward direction। ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस में एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के आता है, ये एग्जाम्पल इसको अच्छे से सुनो। जब एक बस रुका हुआ है, ठीक है, एक बस रुका हुआ है और उस बस के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, तो वो बस अगर सडनली शुरू हो जाएगा ना, तो फिर जो आपका बॉडी है वो पीछे के डायरेक्शन में आ जाता है। कभी नोटिस किए हो, अगर आप बस में बैठे हुए हो और वो सडनली शुरू होता है तो फिर आप पीछे के डायरेक्शन पे जर्क करते हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बस है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और आप भी अंदर स्टेट ऑफ रेस्ट में ही हो। आप मूव तो नहीं कर रहे हो ना, तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। तो जब बस शुरू होगा ना तो फिर वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को खोएगा, वो चेंज रेजिस्ट करेगा। तो जैसे ही बस आगे जाएगा, आपका बॉडी चाहेगा कि वो वहीं पे खड़े रहे, ठीक है। आपका बॉडी नहीं चाहेगा कि वो आगे जाए, क्योंकि वो इनर्शिया को फॉलो कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट उस पे आ रहा है, तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। तो उसका जो लोअर बॉडी है वो तो उसके साथ आगे जाएगा, लेकिन जो अपर बॉडी है वो पीछे हो जाएगा, ठीक है। अपर बॉडी पीछे हो जाएगा, तो इसीलिए मतलब इनर्शिया की वजह से ही जो अपर बॉडी है वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग व्हेन वी शेक द ट्रीज, और देखो अगर हम लोग एक पेड़ है, ठीक है, अगर हम लोग उसको बहुत जोर से हिलाएंगे, ठीक है, उसको शेक करेंगे, तो फिर जो उसका लीव्स है वो नीचे गिरने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, अगर एक पेड़ है, ठीक है, वो तो रेस्ट पे है, ठीक है, वो मूव तो नहीं कर रहा है, और अगर उस पे हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके जो पत्ते हैं वो भी रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे,
लेकिन एज हम उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो नीचे झड़ के गिर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, उनको तो नहीं हिलना। लेकिन अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फिर वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को देखेंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? देखो, अगर हम लोग व्हेन वी आर इन अ मूविंग बस, अगर हम लोग जैसे हम लोग देखें कि पहले हम लोग स्टेशनरी बस का देख रहे हैं, अब देखते हैं मूविंग बस का। अगर एक मूविंग बस है और वो जो ड्राइवर है वो सडनली ब्रेक को अप्लाई कर दिया, तो अगर वो सडनली ब्रेक को अप्लाई कर देगा तो जो आपका बॉडी है वो आगे की तरफ आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बस जो है वो मोशन में है, और बस के अंदर कौन बैठा है? आप बैठे हो, तो आप भी मोशन में हो। तो बस और आप दोनों मोशन में हो। तो जब बस स्टॉप हो जाएगा ना, तो आपका जो बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहेगा, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन को उस टाइम फॉलो कर रहा होगा, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। लेकिन एज बस स्टॉप हो गया, आपका लोअर बॉडी तो बस के साथ स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो अपर बॉडी है वो आगे जाने के लिए, मतलब आगे मोशन चलता रहे इसी के लिए वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, जक हो जाएगा वो। ठीक है, सामने की तरफ जक होगा, तो इसीलिए जो हम लोग आगे की तरफ हमारा बॉडी मूव होता है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये एक ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है जो कि चेंज चेंज इन द स्टेट ऑफ डायरेक्शन के जो चेंज होगा ना, जिसका डायरेक्शन चेंज होगा उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मूविंग बस है, ठीक है, और सडनली वो स्ट्रेट, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और वहां पे एक यू टर्न लेना पड़ गया उसको, तो जो आपका बॉडी है ना वो अपोजिट डायरेक्शन, सपोज जो बस है ये, इसको ये यहाँ से सीधा सीधा जा रहा है, अगर इसको यहाँ पे मूव करना पड़ा, यहाँ से यू टर्न लेना पड़ा, तो फिर आपका बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आके गिरेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहना चाहेगा, लेकिन एज वो यू टर्न मार रहा है तो फिर आपका बॉडी इस साइड, मतलब जिस साइड भी वो मूव करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनर्शिया जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। ठीक है, इसको याद रखना है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो तो हमारा जो टाइम है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है तो हमारा टाइम इंक्रीज होता है। और यहाँ पे हम लोग अभी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इट्स मास। इनर्शिया उसके मास का ही मेजर है। ठीक है, उसी उसके मास को ही जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम उसी को इनर्शिया बोलते हैं। चलो, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक 5 रुपए अमाउंट ₹5, नॉट ₹1 कॉइन, सॉरी, among ₹5, not ₹1, ₹10, which has highest inertia। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि एक ₹5 का कॉइन है, मतलब एक ₹5 है, सॉरी टोटल ₹5 है, और उसमें से एक 1 का कॉइन है और 10 का कॉइन है, तो किसका हाईएस्ट इनर्शिया होगा? फॉर ऑब्वियसली ₹10 का हाईएस्ट इनर्शिया होगा, क्योंकि उसके अंदर मोर मास है, उसके अंदर ज्यादा मास है। ठीक है, और अगर मास ज्यादा होता है तो फिर इनर्शिया ज्यादा होता है, और अगर इनर्शिया कम होता है तो फिर मास भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ एन ऑफ मोशन पास्ड बाय अ मूविंग बॉडी। ठीक है, मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो मोमेंटम में क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये मोशन का क्वांटिटी है जो कि एक मूविंग बॉडी के थ्रू से पास कर रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम लोग मोमेंटम को देखेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट है मास और बॉडी का, मास और बॉडी का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और हम लोग या फिर बोल सकते हैं मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ये। इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंटम को, तो पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, पी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी।
जिसका एसआई यूनिट है वो है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड क्यों है ये तो आपको पता ही होगा। मास का क्या होता है वैल्यू केजी, ठीक है। और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसका सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली। नेक्स्ट जो मोमेंटम का जो फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करता है वो है मास और वेलोसिटी, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी जो है वो अफेक्ट करता है मोमेंटम को, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को अफेक्ट करता है मास और वेलोसिटी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, लेट्स सी केस वन। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो मास है वो डबल, इफ द मास इज डबल एंड वेलोसिटी इज ट्रिपल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को हम लोग डबल कर देंगे और वेलोसिटी को ट्रिपल कर देंगे, ठीक है। मतलब सपोज एक ट्रक है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्रक है और उसका मास हम लोग डबल कर दिए, ठीक है। वो किस किस चीजों से बना है मास वो होता है। तो अगर हम लोग उसका मास को डबल कर दिए और उसका जो वेलोसिटी उसका जो स्पीड है वो कितने स्पीड से जाएगा उसको ट्रिपल कर दिए, तो फिर F1 इक्वल्स टू 2F, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मास देख रहे हैं, ठीक है। M1 जो मास वन है वो उसके बाद हम लोग 2M कर देंगे, उसको मास को डबल कर रहे हैं ना तो फिर 2M। और जो वेलोसिटी है हम लोग उसको कितना कर रहे हैं 3v, वेलोसिटी को v लिखते हैं पता है ना 3v। तो वैसे ही ये क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं p से। तो p इज इक्वल टू f1 इंटू f1 इंटू v1, है ना। तो p1 क्या हो गया 2m इंटू 3v, ठीक है। 2m इंटू 3v, तो ये क्या हो गया p1 इक्वल्स टू 6fv। तो बेसिकली P1 इक्वल्स टू 6P, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट केस टू में क्या बोला है, एक मास को अगर हम लोग हाफ कर देंगे और वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो क्या होगा। सो लेट अस टेक मास को हम लोग F1 लेते हैं। F1 इक्वल्स टू 1/2, 1/2 F, ठीक है। और वेलोसिटी क्या हो गया डबल हो गया, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 2। तो P1 मतलब जो मोमेंटम है वो क्या होगा 1/2M इंटू 2V, ठीक है। तो क्या हो गया ये 1/2 इंटू 2, 2 और 2 कटा, बच्चा अपने पास 1। तो P1 इक्वल्स टू 1 M1 M1 और V1, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली P1 इक्वल्स टू P1। समझ में आया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस मोमेंटम के बारे में बहुत इजी सा खेल है ये। एक बार अगर समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये एक फॉर्मूला याद रखना, P इज इक्वल्स टू M इंटू V, ठीक है। इसको बहुत अच्छी से याद कर लो क्योंकि इन सारे ही केसेस पे यही फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट केस थ्री। अगर हम लोग किसी मास को क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट क्या होता है फोर, फोर्थ मतलब 4 गुना बढ़ा दें, ठीक है। और वेलोसिटी को हाफ कर दें 1/2, तो फिर क्या होगा 2 1 जा 2 2 जा, इतना तो आता ही है ना। तो ये हो गया 2 mv। mv क्यों मास इनटू वेलोसिटी। तो p क्या हुआ 2mv, मतलब p क्या हुआ 2p, क्योंकि mv क्या है p का ही तो मैथमेटिकली p को ही तो हम लोग mv के फॉर्म में लिखते हैं ना। तो p हुआ 2p। नेक्स्ट केस फोर देखते हैं अब। अगर हम लोग मास को आधा कर दें, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के मास को आधा कर दें और उसके वेलोसिटी को 1/3 कर दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा 1/6, 1/6 एफ भी आएगा। फिर P1 इज इक्वल्स टू 1/6 P, ठीक है। ये समझ गए, सारा केस देख लिए, सब समझ में आ गया, ऑल क्लियर। कुछ डाउट है तो फिर कमेंट करना। नेक्स्ट देखते हैं अब, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो एक अगर एक बॉडी है तो वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा।
और इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म, अगर वो एक मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर वो एक मोशन में जा रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो वो वैसे ही रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। ठीक है। और ठीक है, ये जो है ना, तो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर उसका यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए, अगर जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता ना, तक वो उसी पे ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या बोल रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग एट मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन until एन एक्सटर्नल फोर्स डजंट एक्ट ऑन इट। ठीक है। तो इनर्शिया ही वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसकी वजह से वो एक चेंज को रेजिस्ट करता है। जैसे कि हम लोग इनर्शिया को पढ़ चुके हैं, तो ये जो फोर्स ऑफ मोशन है ये इनर्शिया से काफी घुला मिला है। ठीक है। तो अगर वो उसी में ही मतलब अगर वो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। ओके, तो चलो अभी देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम बाई टी। टी अगर रेट आ गया मतलब टाइम के साथ डिवाइड होगा। ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, किस रेट पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? फोर्स के साथ। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जो फाइनल मोमेंटम है उससे इनिशियल मोमेंटम को अगर हम माइनस करेंगे और उसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम लोग लिख सकते हैं एम वी। ऑब्वियसली मोमेंटम का हम लोग देखें p इक्वल्स टू एन एम वी। ठीक है। तो एम वी ये फाइनल, और हम लोग देखें वेलोसिटी में v बताता है फाइनल वेलोसिटी को और u बताता है इनिशियल वेलोसिटी को। तो इससे हमारे ये डिराइव होता है कि एम वी माइनस एम यू बाई टी विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है उस पे। ठीक है। तो इसी इससे हम लोग ये देखते हैं कि ये हम लोग अगर m को कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों में m है, मास है दोनों में, तो अगर हम मास को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है? v माइनस यू बाई टी। और जैसे कि हम लोग पढ़े हैं v माइनस यू बाई टी किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। वेरी नाइस। एक्सेलरेशन का। तो एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है। और अगर हम लोग को ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल को हटाना होता है तो फिर हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट को। ठीक है। कांस्टेंट को हम यूज करते हैं और उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे के कांस्टेंट को यूज करेंगे और के का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है। तो एम ए इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है। समझ गए? ऑल क्लियर? नेक्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम फोर्स माइनस मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है। ये जो है ये होता है डेल्टा। ठीक है। चेंज बोलते हैं इसको, चेंज। चेंज इन मोमेंटम, ये सिंबल होता है चेंज इन मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है। समझ गए? इस पे इतना ही था और कुछ तो नहीं है इस पे खास। नेक्स्ट, लेकिन ये जो भी है ना इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये अच्छे से नहीं पढ़ के गए तो फिर गई। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ये जो लाइंस है इसको पूरा अच्छे से याद कर लेना। और ना हर हर लॉ के पहले हम लोग यही चीज रिपीट करते हैं, इट स्टेट्स दैट। ये इसको याद रख लो, पहले ये 3 वर्ड आएगा इट स्टेट्स दैट, फिर वो जो भी है उसको लिखना है। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे हम लोग अभी अभी जो फॉर्मूला डिराइव किए वही है, एम इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, जो कि हम लोग अभी अभी डिराइव किए। नेक्स्ट,
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के साथ। तो इसीलिए जब भी एथलीट्स लोग रन करते हैं ना, वो लोग मोमेंटम गेन करते हैं, ठीक है, मोमेंटम गेन करते हैं। मतलब अगर एथलीट्स लोग कुछ भी अगर स्पोर्ट्स को करने खेलने जा रहे होते हैं, तो फिर वो लोग पहले रन करते हैं, एक पाथ पे वो लोग दौड़ते हैं, ठीक है। तो दौड़ने से क्या होगा, वो लोग मोमेंटम गेन करेंगे, ठीक है। क्या गेन करेंगे, मोमेंटम। तो अगर वो लोग मोमेंटम आ गया उनके में, तो फिर फोर्स उनको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर टाइम इंक्रीज होता है तो फिर जो फोर्स है ना वो डिक्रीज हो जाता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो फिर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो घटेगा, ठीक है। और अगर फोर्स बढ़ेगा तो फिर टाइम घटेगा। ओके, नेक्स्ट। Cricketers drag their hands backward while catching a ball. While doing this, they increase the time so that the force is increased and they will not be injured. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी से पूरा याद कर लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन इसका पक्का है, ठीक है। तो अगर जो क्रिकेटर्स होता है ना, वो लोग जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो लोग अपना हाथ को, सपोज ये क्रिकेटर है, वो अपना हाथ को बैकवर्ड करता है। देखो अगर यहाँ से बॉल आ रहा है, ठीक है, बॉल यहाँ पे आ रहा है, तो फिर वो बॉल को पकड़ने के लिए अपना हाथ को बैकवर्ड करता है। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, ऐसा करने से क्या होगा, उनका, वो लोग ना अपना टाइम को इंक्रीज करेंगे। अगर अभी अभी हम लोग देखें, टाइम इंक्रीज होगा तो जो फोर्स है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर टाइम इंक्रीज हो गया तो फिर उनके हाथ में लगने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा, बॉल का जो फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए उनका उनको कोई इंजरी नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए वो लोग ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल 8.1 जो कि आपके बुक पे दिया हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पे एक सॉल्व किया हुआ आंसर है, ठीक है। तो बुक पे क्या दिया है कि जो मास है वहां पे गिवन है वो 5 kg मास है उसका, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg और टाइम उसको लग रहा है 2 सेकेंड। और जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m × v - u/t। m × a बेसिकली एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं v - u/t। तो मास गिवन है 5 और v - u/t में 7 - 3/2, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो 7 - 3 कितना होता है, 4। 4/2 × 5, 2 × 2 ठीक है। तो ये 5 × 2 हो गया आपका 10 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसको जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है ना इसको करके जाना एग्जाम में, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन है मास उसका 5 kg एक ऑब्जेक्ट का, टाइम 5 सेकेंड्स है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, और फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो हमको निकालना है v, और v का ना एक फॉर्मूला है v = u + ft/m। इसको याद कर लो, ठीक है। ये ना मतलब ये ना उसी से डिराइव है, जैसे फोर्स इक्वल्स टू क्या था, एम एम ए v - u/t, m × v - u/t। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग m को, अगर हम लोग v को इस साइड ले आएंगे, तो जो फोर्स है यहाँ पे, m क्या हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, m सॉरी, यहाँ पे v जो है वो डिवाइड हो रहा था। तो फिर वो अगर इस साइड आएगा, फोर्स उस साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो u + ft/m, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो u + ft/m अच्छी से याद कर लो, v = u + ft/m। तो v = इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 3, f फोर्स क्या दिया है 10, टाइम क्या दिया है 5 सेकेंड, बाय मास क्या दिया है 5 kg। तो फिर इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है 8.2 इंडेक्स क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे गिवन है कि केस 1 में दिया है
मास वहां पे दिया है 2 kg, एक्सेलरेशन दिया है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या है, 2 × -5, ठीक है। मतलब हो गया ये आपका, सॉरी ये -5 दिया, 5 है, ओके माय फॉल्ट। तो ये आ गया आपका 10 न्यूटन, फोर्स आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। वैसे ही केस टू में मास दिया हुआ है 4 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर ये फोर्स आ गया 4 × 2 8 न्यूटन, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन ज्यादा बड़ा है कि 8 न्यूटन ज्यादा बड़ा है, फॉर ऑब्वियस 10 न्यूटन ज्यादा बड़ा है। तो केस वन में ये, केस वन जो है इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है केस टू से, तो F1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन F2, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या गिवन है, 108 किलोमीटर पर आवर में एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो ब्रेक्स अप्लाई किया है, तो फिर उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो चुका है। टाइम उसको 4 सेकेंड लगा और मास उसका इतना 1000 kg दिया हुआ है। तो फोर्स एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, एम क्या है 1000, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -7500 न्यूटन, ठीक है। सब समझ गए, ऑल क्लियर। नेक्स्ट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा 8.4, यहाँ पे क्या गिवन है, 5 न्यूटन फोर्स है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एफ एम इंटू ए है, तो फिर एम क्या होगा, हमको यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये इतना पहला केस है, ये फर्स्ट में जो दिया हुआ है ये पहला केस है, और जो दूसरा है वो दूसरा केस है। तो हम लोग फर्स्ट केस में इतना हमको गिवन है और निकालने बोला है मास, ठीक है। तो मास हम कैसे निकालेंगे, फोर्स का क्या होता है, एम इंटू है, तो अगर मास इधर आ जाएगा तो फोर्स क्या, एम क्या हो जाएगा, फोर्स बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मास निकालने के लिए फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट केस टू में हमको दिया हुआ है कि केस टू में मास दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको इस पे इसके साथ निकाल के निकालना है, ठीक है। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मास लो, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू 5/20 करना है, ठीक है। मास नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन होगा, ये मैं गलती से मास लिख दी, ओके। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20, तो 1/4, मतलब ये हो गया 1/4 kg। तो मास का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया 1/4 kg। तो अगर हम लोग इसको और इसको ऐड करता है, पहला केस और दूसरा केस को ऐड करता है, तो फिर हमारा आएगा 3/4 kg। तो जो फोर्स हो गया, फोर्स हमारा दिया हुआ है 5 न्यूटन, और मास हमको दिया हुआ है, टोटल मास आ गया 3/4 kg, और एक्सेलरेशन हम लोग को उसका निकालने बोला है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या निकाले, कैसे निकालेंगे, F/m। तो फोर्स है अपना 5 और मास है 4/3, तो ये हो गया, सॉरी 3/4 था मास, लेकिन अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड देन जो वैल्यू आएगा वो होगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्लियर। नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, ठीक है, इसको देखते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बोलता है कि अगर हम लोग कहीं पे कुछ एक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो इस उसका हमको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। कैसे हमको पता चलेगा, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग दीवार पे मुक्का मारेंगे, ठीक है, अगर हम लोग दीवार पे मुक्का मारेंगे तो फिर वो हम लोग जितना फोर्स के साथ दीवार को मारेंगे, उतना ही फोर्स के साथ दीवार भी हमको मारेगा, ठीक है। मतलब वैसे नहीं मारेगा, लेकिन उतना ही फोर्स हमको भी फील होगा। तो ये क्या हुआ, हम जितना दीवार को मारे, दीवार हमको उतना मारा। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन फोर्स क्या होता है, ये एक फोर्स होता है जो कि एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी और द सेकंड बॉडी। जैसे ये दो बॉडीज दिए गए हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए जो फोर्स अप्लाई करेगा बी पे, उसे हम बोलेंगे एक्शन फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट बॉडी है ए और ये सेकंड बॉडी है बी। तो फर्स्ट बॉडी जब सेकंड बॉडी को अप्लाई करेगा तो फिर वो होगा एक्शन फोर्स। तो ये आपका हो गया एक्शन फोर्स। तो जो नेक्स्ट है ये रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स क्या है,
अब देखो जैसे वहां पे क्या हुआ था, ए जब बी पे एक फोर्स लगाया था तो फिर हम लोग उसको बोले एक्शन फोर्स। तो उसके बाद जब बी ए पे फोर्स लगाएगा ना, बी जो है वो जब ए पे फोर्स लगाएगा तो फिर वो होगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इफ द फोर्स exerted by second body on the first, बी क्या है, सेकंड बॉडी है, अगर सेकंड बॉडी फर्स्ट पे अप्लाई करेगा फोर्स तो फिर वो होगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और ये हमेशा इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द एक्शन फोर्स, ये एक्शन फोर्स से हमेशा अपोजिट एक्ट करता है, ठीक है। मतलब एक्शन फोर्स से ये हमेशा अपोजिट होता है, मतलब ये नेगेटिव होता है वैल्यू में। और एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव में आएगा इसका क्योंकि अपोजिट है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखते हैं इसके, मीन्स कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट है वॉकिंग, जब हम चलते हैं तब हम लोग का एक्शन क्या होता है, हम लोग ना, ये आप कभी नोटिस नहीं किए लेकिन हम ग्राउंड को पीछे बैकवर्ड पुश करते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखो स्लो मूव है, ठीक है। आप जो करते हो ना, राइट लेग को पहले पीछे खींचोगे, फिर लेफ्ट लेग को पीछे करोगे, ठीक है। तो लाइक आप जो होता है ना, ग्राउंड को पीछे खींचने में लगे रहते हो, और उसके बदले में जो ग्राउंड है वो आपको आगे ढकेलता है। आप ग्राउंड को पीछे ढकेलते हो तो ग्राउंड आपको आगे ढकेलता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो वो अपोजिटली आपको पीछे आगे खींचता है, ठीक है। आप उसको पीछे करते हो तो वो आपको आगे करता है। स्विमिंग में वैसे ही, जो स्विमर है वो वाटर को बैकवर्ड पुश करता है जब वो स्विम करता है, तो वह उसी तरीके से जो रिएक्शन आता है, वाटर जो है वो स्विमर को आगे पुश करता है, ठीक है। जब स्विमर पीछे वाटर को पुश करता है, जो तो जो वाटर है वो स्विमर को आगे पुश करता है। नेक्स्ट, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, जब रॉकेट उड़ता है, देखियो जो बर्निंग का फ्यूल होता है ना, वो नीचे की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जो फ्यूल है वो नीचे की डायरेक्शन में बर्न होता है, तो उसी की वजह से जो रिएक्शन आता है, नीचे का जो ग्राउंड है वो उसको ऊपर, रॉकेट को ऊपर उड़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉइलिंग ऑफ गन, जब हम लोग गन को रिकॉइल करते हैं, मतलब जब हम गन को ऐसे शूट करते हैं, जब हम लोग एक बुलेट को ऐसे फायर करते हैं ना, तो फिर हम लोग बुलेट को मतलब फॉरवर्ड की तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन जो रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है उसमें वो हमको पीछे की तरफ करता है। लाइक देखो, जब हम गन चलाते हैं तो जब हम जैसे ही उसको दबाते हैं ना, तो हमारा जो आर्म्स होता है ना, शोल्डर्स जो होता है वो ऐसे पीछे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो उसके अंदर से जो बुलेट आ रहा है वो आगे की तरफ जाएगा, तो रिएक्शन का होगा, हमारा जो शोल्डर है जहां से हम उसको पकड़े हैं वो पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करते हैं, ठीक है। एक्स on different bodies, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट, ये ऑन होगा, ठीक है, बाय मिस्टेकली ऑफ लिख दी हूँ, ये होगा ऑन, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज में ही एक्ट करता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक इट। मैं इसमें आपको जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी को जितना भी सिंपल करके बता सकती थी मैं वो बताने का ट्राई की हूँ। एंड आप ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहूंगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।